अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 112 हमारा स्टार्ट हो गया है जी। वादे के मुताबिक रीसेंट अटेम्प्ट के 2 से 3 सवाल मैंने आपको करवाने थे जो मैंने छोड़ दिए थे, और आपको तकरीबन एक हफ़्ता 10 दिन दिया था कि आप अपनी तैयारी कर लें। तो ये रीसेंट अटेम्प्ट मेरे सामने है। आप लोगों के पास है? सबके पास रीसेंट अटेम्प्ट? नहीं है तो हाथ खड़ा करें। नहीं है तो हाथ खड़ा करें। इनको बोलें यार 5-7 कॉपीज़ तो ला दें इन बच्चों को जो आए हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 एक सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। ये किसी टॉपिक का नहीं, लगता प्रोसेस कॉस्टिंग का भी है, लगता लेबर का भी है। 5 मिनट का सवाल है। 2 मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये हमने क्लास में कर लिया था। हल्का सा डिस्कस इसको भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन से देख के आप कर सकते हैं, इसके ऊपर हम टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एबीसी कॉस्टिंग टेस्ट के अंदर दिया था और सोल्यूशन देख के सिंपली समझ आता है, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ब्लॉक क्वेश्चन, एक हर सवाल पर्चे के अंदर एक आधी ब्ला होती है, ये ब्लॉक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे शटडाउन का। और 7 और ये 8 और 9 जो है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो बेसिकली मेरा प्लान तो ये है कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 7, इधर से क्वेश्चन 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 3 करना है और 1 करना है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं जी। अभी मैं जो कर रहा हूँ बेटा वो कर लें, हैं? नहीं, अभी मैं ये फरमाइशी प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाया आपको। फरमाइशी प्रोग्राम के लिए क्लास ख़त्म हो तो मैं उसके बाद बैठ जाऊँगा, फिर आप मेरे से क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मेरा इस क्लास के अंदर एक तो ये एक्स्ट्रा क्लास है इन बच्चों के लिए जो घर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बोझ है इनके ऊपर, तो ये एक्स्ट्रा बोझ ज़रा छोटे से छोटा रखने दें जो मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। और क्वेश्चन 1 रीसेंट अटैम्प्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 रीसेंट अटैम्प्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 रीसेंट अटैम्प्ट का, ये डिसीजन मेकिंग के सवाल हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग के सवाल हैं। बाकी मैंने आपके साथ FOH का थोड़ा डिस्कस कर देना है, उसको मैं करवाऊंगा बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। टेस्ट में वो भी दिया था और बच्चों का अच्छा खासा रिजल्ट उसमें आया था। और इवन ICAP के भी स्टैट्स के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा पास होने वाला जो है वो सवाल यही था, ये FOH का सवाल था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर मैं आपको कह रहा हूँ जी 8 और 9 हम कर चुके हैं, ये भी काफ़ी हाई पासिंग मार्क्स वाले थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ABC का है जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, ये भी अच्छे पासिंग मार्क्स वाला था। फिलहाल मैं ये वैसे ही करवा रहा हूँ क्वेश्चन 1 क्योंकि इसकी समझ नहीं लगती कि ये किस तरफ जा रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद 3, 4 देख लेते हैं। बाकी 4 में बहुत कम मार्क्स हैं इसलिए ये लाजमी करूँ, सबसे लोएस्ट स्कोरिंग मार्क्स वाला ये सवाल था। चलें जी 1 बाय 1 शुरू करते हैं, टाइम ऐसे ज़ाया नहीं करते जी। क्वेश्चन 1 में इंडस लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट passes through 2 processes. Management is worried about high rate of wastages attributed to workers and has decided to introduce a wage incentive plan to address this issue. कहता है जी दो डिपार्टमेंट से एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो दो प्रोसेसेस से गुजरती है। अब ये पढ़ के लगा यार प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है जी। सबसे पहले पढ़ते तो रिक्वायरमेंट होते हैं। रिक्वायरमेंट कहता है डिटरमिन द बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू अ वर्कर फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज परसेंटेज। अब यहाँ से देख कर लग रहा है ये लेबर का सवाल है, रिक्वायरमेंट देखकर लगा ये लेबर का सवाल है। ऊपर उसने कहा कि जी दो प्रोसेस से प्रोडक्ट गुजरती है, डर लगा कहीं प्रोसेस कॉस्टिंग तो नहीं है। हालांकि ये किसी टॉपिक का सवाल भी नहीं था, ये सिंपल मैथमेटिक्स थी असल में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं लेबर का, इसको कहने को कह सकते हैं, लेकिन ये कोई इस तरह लेबर का सवाल था नहीं। ठीक है, अच्छा जी द मैनेजमेंट इज़ वरीड अबाउट हाई रेट ऑफ वेस्टेज। वो कहता है कि जी बहुत वेस्टेज बहुत हाई है। ठीक है, और उन्होंने जो है वो ये सोचा है कि एक वेज इंसेंटिव प्लान इस इशू को एड्रेस करने के लिए वो लॉन्च कर रहे हैं। अब वो क्या है ये देखते हैं। अब लग रहा है ये वेजेस, ये लेबर का सवाल है तो कह सकते हैं इसको लेबर का, लेकिन कोई ऐसे कोई रूल्स नहीं थे उसके, सिंपल मैथमेटिक्स थी। कहता है द डेटा कलेक्टेड इन दिस रिस्पेक्ट इज एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोसेस ए बी के अंदर, अब ये एक ही प्रोडक्ट है, प्रोसेस ए से में एंटर होगी और फिर यहाँ से निकलकर प्रोसेस बी में एंटर होगी, फिर यहाँ से निकलकर कंप्लीट फिनिश गुड बन रही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट गिवन है, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट और लेबर की रेट है पर आवर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर की कॉस्ट, जैसे ऊपर मटेरियल कॉस्ट उन्होंने दे दी है ऐसे लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड का भी रेट है पर आवर। अब आपको पूरी CMA के अंदर पता है अगर
लेबर अगर उन्होंने वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आर दिया हुआ, आर्स मिसिंग है, तो हम लेबर आर्स को ही लेते हैं। यानी कि ये एक नॉर्मल असम्पशन होती है कि जितनी देर लेबर काम करेगी उतनी देर ही फिर आपकी ये बाकी ओवरहेड्स भी लग रहे हैं, अनलेस के वो लेबर आर और मशीन आर अलग अलग देते, जो कि एक सवाल आगे करना है उसके अंदर है, ठीक है। और वेस्टेज परसेंटेज इन रिलेशन टू टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आउटपुट की परसेंटेज उसने हमें जो है वो वेस्टेज बता दी। अब यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है, सारा कुछ लग चुका होता है जब यूनिट्स निकलते हैं। ईच वर्कर वर्क्स 240 आवर्स एवरी मंथ अंडर इंसेंटिव प्लान। अब प्लान बता रहा है वो, मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एलोकेट द कॉस्ट सेविंग फ्रॉम वेस्टेज अमंग वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस। अच्छा, अब वो ये पता क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम एक ऐसा प्लान अब लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम वर्कर्स को कहेंगे कि जितनी वेस्टेज बचेगी, जितनी वेस्टेज कम होगी, अब जाहिर है वेस्ट होने वाले यूनिट्स जो है उन पर कॉस्ट लग चुकी होती है। अब नॉर्मल लॉस जैसे होता है मिसाल के तौर पे, तो अब नॉर्मल है तो नॉर्मल लॉस भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अपनी कॉस्ट चार्ज कराता है, लेकिन अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, वो उसको उसकी कॉस्ट हमारी पीएनएल में चली जाती है, वो हमारा खर्चा हो जाता है ना, ठीक है, सही है। तो अब ये कॉस्ट जो नॉर्मल लॉस की होनी थी, उन्होंने कहा ये बचा लो, अगर तुमने ये बचा लिया, ये लॉस, ये वेस्टेज बचा ली, तो ये जो वेस्टेज बची है ये तुम्हें हम दे देंगे एज अ बोनस। इनको क्या फ़ायदा होगा वैसे भाई, इन्होंने बेचना तो प्रॉफिट पर ही होता है ना, तो इनकी जो कॉस्ट है, ठीक है, जो वो पहले वेस्ट हो जानी थी सिंपल, वो इन्होंने चुप करके जो है वो बचत हो गई, तो वो वेजेस, वो इंसेंटिव एज इंसेंटिव दे देनी है, और फिर ज़ाहिर इनके पास यूनिट्स आ जाएंगे। बहरहाल एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पर वर्कर ही काम कर लें क्योंकि एक वर्कर का ही डेटा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर हर वर्कर 240 घंटे हर महीने में काम करता है तो कितने यूनिट्स प्रोसेस ए में बनेंगे, जरा देख कर बताओ। 120 यूनिट्स, ठीक है। 240 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 120 यूनिट्स, और 3 करेंगे तो 240 डिवाइड बाय 3 80 यूनिट्स। अब 120 का 10% 12 यूनिट्स वेस्ट होते हैं, और यहाँ पर 80 का 5% बनेगा 4 यूनिट्स ये वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल बनेंगे, क्योंकि वो हर बंदा जो है वो 240 घंटे हर महीने में काम करता है, ईच वर्कर 240 आवर्स हर महीने में काम करता है, ठीक है। और 120 और 80 यूनिट्स बनते हैं प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में हर महीने, जिसमें से 12 और 4 क्या हो जाते हैं, वेस्ट। अब ये वेस्टेज बचेगी तो ये यूनिट्स वेस्ट, भाई यार चुप कर जा, आज भी बोलने आया यार, इसको दूर करके बिठाओ, इसको पर्चा दो अलग से, हाँ इसको, हाँ दूर करके बिठाओ, इसको दूर बिठाओ, दूसरे कोने में बिठाओ इसको। पहले 6-8 बच्चे आए ने, उन्होंने भी 2 बोल रहे होंगे थे। वो क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं कि जी आप, मैनेजमेंट कह रही है कि जो सेविंग फ्रॉम वेस्टेज होगी, यानी कि वेस्टेज जो कॉस्ट सेविंग जो वेस्टेज से होगी, मतलब वेस्टेज नहीं होगी तो कॉस्ट सेविंग होगी ना, वेस्ट होने की कॉस्ट सेव होगी, वो वर्कर्स को देना है। डिटरमिन करो वो बोनस की अमाउंट, बेसिकली वो वेस्टेज की कॉस्ट, वो वेस्टेड यूनिट्स की कॉस्ट जो सेव हो जाएगी। अच्छा, अब बड़ा अजीब सा सवाल है, असल में सवाल अजीब थे, ये 2-3 सवाल जो ना अजीब से थे, समझ नहीं आ रही थी बच्चे को पेपर प्रेशर के अंदर। तो बड़ी सादा सी बात की थी कि जो वेस्टेज बनती है वो कितनी कम होगी, क्या नहीं। पहले क्या होता था, वो यूँ कह देता था सवालों के अंदर 10% वेस्टेज है, ये 10 से 5 पे आ जाएगी, तो हम कहते थे सिंपली यार अच्छा 10 पे ये है, 5 पे ये होगा, फ़र्क ये है। तो उसने ऐसी कोई बात ही नहीं की, वो कहता है कि जी बस बता दो बोनस की अमाउंट कितनी है जो कि वर्कर को देना है फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज परसेंटेज। अब जितनी वेस्टेज की टोटल कॉस्ट निकलेगी उसको डिवाइड कर देंगे, इधर 10 से इधर 5 से, तो पर परसेंट आपकी कॉस्ट आ जाएगी। बहुत सिंपल। तो उसके लिए सिंपली क्या करना था, हमने सिंपली कॉस्ट पर यूनिट लेनी है और टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस होने वाले या वेस्ट होने वाले, ये 2 चीज़ें आपने निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 1, नाम इसका है इंडस लिमिटेड, रिसेंट टाइम का सवाल है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट के लिए मैंने सिंपल, वैसे तो वेस्टेज की कॉस्ट निकल आएगी, मैं 2-3 लाइनें काफ़ी हैं इसके लिए, तो 2-3 लाइनें छोड़कर मैं पहली वर्किंग करता हूँ। सबसे पहले यही जो अभी आपने बताया कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो पर वर्कर ही कर लेते हैं, एक ही वर्कर का डेटा है, ज़्यादा वर्कर्स की तो बात उसने बताई नहीं हुई, ठीक है। तो टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होते हैं पर वर्कर और हर प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और दूसरा कितने यूनिट्स वेस्ट हो जाते हैं, तो पहले वेस्टेड यूनिट्स निकालते हैं और फिर हर यूनिट की कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये 10 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है, ठीक है। तो टोटल यूनिट्स
प्रोड्यूस्ड पर वर्कर पर मंथ। ज़्यादा लंबी नहीं होगी कहानी, बस समझ आ रही है। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर वर्कर पर मंथ, ठीक है। ये अपने पास लिख लेना, मैं यहाँ पर जरा हेडिंग देना चाह रहा था। तो प्रोसेस है ना, ये डिपार्टमेंट है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। भाई नजर आ रहा है एंड पे? अब मैं कोशिश करता हूँ ज़रा ज़्यादा बड़ा लिखूँ जी। अब ये देखें जी, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस जो हुए, इधर देखो 240 घंटे हर वर्कर 240 घंटे एवरी मंथ काम करता है। तो प्रोसेस ए वाले वर्कर ने 240 घंटे अगर काम करना है एक महीने में, तो 2 घंटे एक यूनिट पर लगते हैं, तो टोटल 120 यूनिट बनाएगा। तो इधर ही कर लेते जी, 240 आवर्स काम करता है और हर, यूँ लिख दूँ ज़रा थोड़ा सा नज़र आता रहे, 240 लेबर आवर्स नज़र आ रहा है एंड पे ज़रा, मैं वर्किंग वीक डिवाइड बाय 2 लेबर आवर्स पर यूनिट। ऐसा ही है भाई, उन्हें कहें ब्लू मार्कर सही से ला दे, सही है। ये प्रोसेस ए के लिए निकल आएगा। फिर 240 लेबर आवर हर वर्कर काम करता है, तो जो प्रोसेस बी के अंदर वर्कर काम करेगा वो हर यूनिट पर 3 लेबर आवर्स लगाएगा। तो ब्लू मार्कर नहीं है भाई, सही नहीं है जी। इधर कितना आया था 120 और यहां पर 80। अब 120 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं पर वर्कर पर मंथ, और वो क्या कह रहा था, 120 यूनिट्स जो प्रोड्यूस, जितने भी यूनिट प्रोड्यूस होंगे उनकी 10% वेस्टेज है प्रोसेस ए के अंदर और 5% वेस्टेज है प्रोसेस बी के अंदर। तो फिर यूनिट्स वेस्टेज यूनिट्स कर देना, वेस्टेज यूनिट्स। तो वेस्टेज यूनिट्स कितने बने जी, कहा है ब्लू मार्कर आपने? अच्छा जी, वेस्टेज यूनिट्स कितने बने जी? यहाँ पर 10% करें तो 12 और यहाँ पर इसका 5% करें तो 4। मैं यूँ लिख देता हूँ ज़रा, एट द रेट ऑफ 10% और 5%। ज़रा वो ब्लू मार्कर नहीं था तो चलो वर्किंग भी यहीं पे होगी, ऐसे इनफ है, ऐसे लिख देना भी काफ़ी है, ठीक है भाई। यहाँ से लगा कर रखिए ना, बार बार ऐसे ना घुमाएं, फिर इधर जाऊँ तो फिर जाया करें, सही है। अच्छा, अब ये तो आ गए वेस्टेड यूनिट्स, यानी जो यूनिट्स वेस्ट होते हैं प्रोसेस ए में और प्रोसेस बी में। अब जो यूनिट्स वेस्ट होते हैं वो हमें क्या मसला क्या होता है उनसे, उनका क्या, उनमें नुकसान क्या है हमें? कॉस्ट सारी लग चुकी है, वो प्रोसेस के एंड पर अगर आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गई, ओवरहेड्स भी लग गए। ये मटेरियल लेबर ओवरहेड कहाँ से निकलेंगे? ये पड़े। पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की है ए प्रोसेस ए में 1000 और पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितनी है? 400। 200 रुपये पर आवर है ना, और 2 घंटे लगते हैं। समझ आ रही है? ये समझ आई आपको? आपने अगर लेबर कॉस्ट निकालनी है तो लेबर आवर एक यूनिट पर यूनिट लेबर आवर प्रोसेस में कितने लगते हैं? 2, और हर लेबर आवर पे कितने रुपए पे करते हैं? 200। तो 200 इंटू 2 400। ऐसे ही बी के अंदर ये 750 बना, ठीक है। ओवरहेड्स 120 पर आवर पे करते हैं हम ओवरहेड्स के लिए, यानी समझ लो बिजली वगैरह के खर्चे जो हैं, ओवरहेड्स के जो खर्चे हैं वो 120 रुपये पर आवर हैं। अब आर के गिवन नहीं है तो यही आर यूज़ करेंगे, तो 120 इंटू 2 240, 120 इंटू 3 300। बात समझ आई? और कुछ है नहीं, बस यही कॉस्ट है। तो टोटल ये क्या है? प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि आपको कॉस्ट पर यूनिट ही निकाल रहे हैं, जो कि आपको पड़ जानी है हर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट, बल्कि सही है, कॉस्ट पर यूनिट ही निकालें, कॉस्ट पर यूनिट। बस एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि प्रोसेस ए की जितनी कॉस्ट इनकर होगी वो प्रोसेस बी के लिए फिर इनपुट बनती है। प्रोसेस कॉस्टिंग का थोड़ा सा टच इस तरह का इसमें था। सिंपल सी बात है ना कि प्रोसेस एक चीज़ बनती है जो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी से होकर निकलती है, ठीक है। तो प्रोसेस ए से जो चीज़ निकलेगी वो प्रोसेस बी में फिर आगे कॉस्ट बननी है ना उसकी भी, ठीक है। तो खैर चलें, मैं एक लाइन छोड़कर फिलहाल लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ मटीरियल। तो यहाँ पे मटीरियल कॉस्ट सिंपल सीधी सीधी गिवन थी, ऊपर वाली हेडिंग ही चलने दें, कॉस्ट पर यूनिट ऊपर वाली हेडिंग ही चला रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो वो यूनिट्स हैं तो यहाँ पर आप फिर प्रोसेस ए के लिए वो यूनिट्स थे, ये रुपीज़ कर लो फिर।
प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। तो ये क्या है हमारे पास इस वक्त रुपीज़ पर यूनिट ही चल रहा है वैसे, ठीक है ना। ये पर यूनिट कॉस्ट में निकाल रहा था। तो मटेरियल कॉस्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। मटेरियल कॉस्ट 1000 और 700। एक लाइन मैंने वैसे छोड़ दी ऊपर, वैसे ही छोड़ दी बस, 1000 और 700, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर 2 घंटे इधर लगते हैं, 3 घंटे इधर लगते हैं, और इंटू 200 इंटू 250। तो लेबर कॉस्ट जी बेटा इधर देखें, लेबर कॉस्ट रुपीज़ कितने, प्रोसेस ए में 200 पर लेबर आवर इंटू 2 लेबर आवर्स पर यूनिट, ठीक है जी। ऐसे ही रुपीज़ 250 पर लेबर आवर इंटू 3 लेबर आवर्स पर यूनिट। तो लेबर कॉस्ट 400 और 750। उसके बाद क्या आना है जी, वेरिएबल ओवरहेड्स। इतना सिंपल सवाल था ना, बहुत सिंपल सवाल था वैसे, आपस की बात है। हाँ, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, अजीब सा सवाल था ना, ऐसी बस समझ नहीं आ रही थी। तो लग जाओ बस सवाल पे, लग जाना चाहिए सवाल पे। सर सारे सवालों में दिखाऊंगा आपको भी। शट डाउन का सवाल एक ज्यादती सवाल होता है, मतलब वैसे ही बच्चा उससे डरता है, लेंथी बहुत होता है। अब शट डाउन के सवाल के अंदर 2 पॉइंट हैं जिसके नंबर भी काफ़ी थे, मतलब 15 नंबर में से शायद एलोकेटेड नंबर उसके कुछ 6-7 नंबर थे, लेकिन उसके अलावा वाले बहुत आसान नंबर थे, वो ले लो और उन 6-7 नंबरों के साथ लड़ाई करके जो मिल जाए टाइम में मिल जाए, बस काफ़ी होते हैं। आसान मार्क्स तो मौजूद थे। आखिरी दोनों सवाल प्रोसेस के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खास तौर पर, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग भी, ये रट्टे वाले टॉपिक्स हैं। FOH हो गया, रट्टे वाले टॉपिक्स है। ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन जो है वो बहरहाल कहीं पे लर्निंग कर्व नज़र नहीं आया था। लर्निंग कर्व को अच्छे से तैयार करना, मैं बता रहा हूँ, लर्निंग कर्व को अच्छे से तैयार करना, EOQ को अच्छे से तैयार करना। पिछली बार प्रोसेस कॉस्टिंग आ गया है वो FIFO EFCO वाला, इस बार जॉइंट बाय प्रोडक्ट की चांसेस ज़्यादा है, मैं आपको सेशन के दौरान बताता रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मिक्स यील्ड जो है लास्ट टाइम नहीं आया तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। दूसरा भी करके रखें, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है आपने, ठीक है, सही है ना। FOH का फुल फ्लैश सवाल मज़े का आना चाहिए, फुल फ्लैश सवाल। पिछले छोटा सवाल FOH का आया है और ABC उसने साथ दे दिया था, तो 2 सवाल वहाँ से आ गए थे। FOH का सवाल हो गया, EOQ का सवाल हो गया, लर्निंग कर्व हो गया, अलग से आया या डिसीजन मेकिंग में घुस जाए। उसके बाद ये मिक्स यील्ड हो गया, जॉइंट बाय प्रोडक्ट हो गया। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्सपेक्टेशन होती है कि पिछली बार नहीं आया, तो ट्रेंड यही होता है कि वो इस दफ़ा फिर उनको चेक करेगा, कर सकता है, बाकी नहीं भी कर सकता। आपने सब कुछ ही किया हुआ है, आपने सब कुछ। डिसीजन मेकिंग इसके अलावा मैंने जैसे 4-5 बोले, डिसीजन मेकिंग की तो अपनी जगह मौजूद है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में EOQ आ गया ना, अब बाकी CVP रह गया और डिसीजन मेकिंग का एक चैप्टर रह गया। तो मैंने तो सिर्फ 4-5 सवाल बोले, बाकी उनमें से आ जाएंगे। इस दफ़ा में 3 तकरीबन आए, फर्दर प्रोसेसिंग आया हुआ था, शटडाउन आया हुआ था, अभी देखता हूँ एक और इस तरह से 3 थोड़ा बहुत वो चक्कर भी था, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग से तो दो एक सवाल आ सकते हैं कम से कम भी, ठीक है जी। इनटू टाइम ना ज़ाया करें मेरा यार, मैंने ना 11 बजे उनको बुलाया हुआ है, FAR 2 वालों को, R1 वालों को नहीं। उनका एक सवाल उस दिन रह गया था जिस दिन उन्होंने, या पता नहीं आप लोगों ने कोई वो की थी, पता आपने नहीं, उन्होंने नहीं की थी कोई पार्टी पूर्टी, वो सवाल रहा उस दिन का, रहा 10 दिन हो गया जी। 240 उनकी रिसेंट टाइम का एक IS-12 का सवाल रहता है, बस वो करना था हमने जी। 1640 1810, लो जी। पर यूनिट कॉस्ट इतनी है, तो अगर यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वेस्टेज आ जाएगी, ठीक है। अब उसका सवाल क्या था, उसने ये कहा था डिटरमिन बोनस अमाउंट टू प्रोवाइडेड फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज परसेंटेज। मेरे ख्याल में तो टोटल कॉस्ट सेविंग पहले निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट सेविंग, अब रिक्वायरमेंट ऊपर आ गई, जो 3-4 लाइनें छोड़ेगी ना, तो टोटल, बल्कि थोड़ा सा नीचे ऊपर हेडिंग दे देंगे, टोटल कॉस्ट सेविंग फ्रॉम, बस कॉस्ट सेविंग। अब आगे अंग्रेजी मुझसे बन नहीं रही, आप कुछ भी बना लेंगे, बस इतना भी काफ़ी है। टोटल कॉस्ट सेविंग मतलब ड्यू टू वेस्टेज,
मतलब अब ये आपको कि वेस्टेज की वजह से कॉस्ट सेविंग हो रही है, मतलब कहने का ये है कि जो वेस्टेज होती है अगर वो वेस्टेज बचाएंगे तो कितनी कॉस्ट सेव होगी, ठीक है ना। तो मैं ये कह टोटल कॉस्ट सेविंग, अब ये यहाँ पर निकालते, इधर देखिएगा, बस ठीक है, पता है आपको टोटल कॉस्ट सेविंग बाय अवॉइडिंग वो जो अंग्रेजी मर्जी लिख लो, बाय अवॉइडिंग वेस्टेज, ठीक है। अब इधर देखो, एक यूनिट की कॉस्ट 1640 है, प्रोसेस ए के अंदर टोटल कितने यूनिट्स वेस्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ₹1640 पर यूनिट वर्किंग नंबर 1 इनटू कितने यूनिट्स जी, 12 यूनिट्स। ये दोनों ही वर्किंग 1 में तो वो था, ये वर्किंग 2 इंटू 12 यूनिट्स, ये वर्किंग 1, 19,000 प्रोसेस ए में, पता नहीं नजर भी आ रहे होने कि नहीं, घर बैठे मुझे, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। तो ज़रा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, वर्किंग का आपको पता है, रेफरेंस ज़रूर दे लेना, मेरे तो काम पूरा नहीं हो रहा जी। ₹1640 पर यूनिट, ठीक है, वर्किंग नंबर 2 से, इंटू 12 यूनिट्स वर्किंग 1 से, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोसेस बी का 1810 रुपीज़, 1810 ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई, यानी इतनी वेस्टेज हो जाती है, ₹1810 इंटू 4 यूनिट्स। ले जी, अब बता दें जी दोनों का टोटल कॉस्ट सेविंग। हाँ वेरी गुड, ये जगह भी छोड़ी थी, ठीक है। तो कॉस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए, ये किसने लिखवानी थी, इसका तो प्रोसेस ए में तो कुछ आना ही ना यहाँ पे, ये सारी की सारी कॉस्ट 1640 इधर भी तो आनी थी, कहा भी था आप लोगों को, याद कराया करें। अच्छा पर्चे में बंदा ऐसे ही भूल जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आधा नंबर कट गया सो कट गया, आगे नहीं चलता जाता नंबर, खैर चले। ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि ये आपको ऐसे में बताऊँ, भूल गया था मैं। 1950 3450, मैं भी कहाँ 1600 तो हुआ है, 3450, चलो बस यहाँ पे आ जाएगा 3450 रुपीज़, 3450, ठीक है जी। ले जी, अब बताएं जी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सेविंग 19,680, ऊपर रुपीज़ लिख लेना टॉप। अच्छा अब ये है टोटल कॉस्ट, टोटल लॉस इतना होता है, यानी अगर ये लॉस बचेगा तो इतनी कॉस्ट सेविंग आएगी। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे क्या पूछा है, बोनस अमाउंट बताओ जो एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज परसेंटेज पर हम देंगे। तो यार तो बहुत सिंपल है, सेविंग इन कॉस्ट पर, सेविंग इन कॉस्ट पर परसेंट ऑफ वेस्टेज। लो अब इस प्रोसेस ए में कितने परसेंट वेस्टेज थी, 10, और यहाँ पर तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, पर परसेंट आ गई, इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, पर परसेंट आ गई, ठीक है। ये हमने टोटल 5% वेस्टेज निकाली है, 5% वेस्टेज की कॉस्ट निकाली है, 10% वेस्टेज की कॉस्ट निकाली, पर परसेंट करना है डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 इंटू 1 कर दो, वही बात होगी ना, डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ₹19,680 डिवाइडेड बाय 10 और ₹3 ये कितना आया था, इतना ही है, 13,800 डिवाइडेड बाय 5। ये समझ आई है कि ये देखो ना, एक यूनिट की कॉस्ट और 10% वेस्टेज यूनिट्स, तो 10% टोटल ये यूनिट्स वेस्ट होने हैं इनटू दिस कॉस्ट, ये टोटल वेस्टेज है। पर परसेंट कितना बनता है, तो ये जितने परसेंट यूनिट्स की वेस्टेज थी वो ये कह रहा है ना कि 10% वेस्ट हो जाते हैं। हमने फैसला किया वर्कर्स को देंगे, बताओ हर परसेंट अगर वो वेस्टेज कम करें तो कितनी सेविंग होगी, जो बेसिकली सेविंग कह लें या उनको बोनस देना वो कह लें वो बनेगा।
तो जो कॉस्ट आ रही है, जो सेव हो सकती है वेस्टेज को कंट्रोल करके, वो टोटल है 19 समथिंग, 19,680। ये क्या है, पूरे 10% वेस्टेज की। तो पर परसेंट करना, डिवाइड बाय 10 कर दो, तो एक फिगर निकल आएगी कि हर परसेंट कम होने पर इतनी कॉस्ट सेव होगी जो हम उनको एज आ बोनस दे देंगे। यानी कि आप इसको, उन्होंने तो ये कहा हुआ ना, डिटरमिन बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइड। तो बोनस क्या चीज़ है, ऊपर बता के आया था कि बोनस क्या है, कि हमने इस प्लान के अंदर ये सोचा है कि जो कॉस्ट सेविंग फ्रॉम वेस्टेज होनी है वही एज अ बोनस दे देनी है। तो ये जो कॉस्ट सेविंग होनी है, इसी को बोनस भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ, बोनस या सेविंग इन कॉस्ट पर परसेंटेज ऑफ वेस्टेज। तो बताओ जी आंसर इसका, बताओ असल में, वो तो मुझे ही पता। 2760। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1, छोटा सा सवाल था। जी, इसको देख लें जरा एक दफा। वैसे चलें, ये बहुत सिंपल सवाल था, आपने टेस्ट में लिया था आप लोगों ने, और सारे ही बच्चे पास हो गए थे इसमें, था इतना आसान सवाल। लेकिन इसके अंदर उसने कहा था कंप्यूट करें फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब 2 प्रोडक्शन प्रोसेस थे और 2 सर्विस डिपार्टमेंट थे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर आर रिलेटेड डिटेल्स आर एज फॉलोज। डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, ऐसे ही बस उसने जो है वो फनकारी लगाई हुई थी। बहरहाल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर, ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो फिर जो चीज़ भी होती है वो तो इवन मटेरियल लेबर की कोई इनडायरेक्ट हो तो वो भी एफओएच बन जाती है। तो ये एफओएच है ना, बस एफओएच है, इसमें क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। बस ये अच्छी बात है कि ये उसने ऑलरेडी एलोकेटेड वाले ही पकड़ा दिए, खुद एलोकेट कर दिए उसने, ठीक है, एलोकेटेड है ऑलरेडी एफओएच। फिर मशीन आवर्स दे रहा है, फ्लोर एरिया दे रहा है, ये बेसिस हो सकती हैं, एक बेस ये होगी मशीन आवर, एक बेस ये होगी फ्लोर एरिया। बेसिस ऑफ एलोकेशन डिपार्टमेंट एक्स, अब ये किसकी बेसिस ऑफ एलोकेशन दे रहा है, डिपार्टमेंट एक्स की। ये जो कॉस्ट है इसको वो कह रहा है 50 और 40 करो, और डिपार्टमेंट वाई की 45 करो, और अभी तक तो ये लग रहा है ऐसा ही है। आगे वो कहता है, एक मिनट, अभी ये कॉस्ट आ गई, आगे बढ़ो जरा, आगे बढ़ो, अभी इसको जरा देख लेते हैं। ये परसेंटेज, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन रेसिप्रोकल हो गई थी ना, इस वजह से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगना था, या साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो उसने कहा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। याद आ रहा है कुछ कुछ थोड़ा बहुत? अच्छा हाँ, असल मसला ये था, इन एडिशन टू डायरेक्ट ओवरहेड्स देयर वर कॉमन ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट व्हिच अमाउंटेड टू 53 मिलियन। अब ये कॉमन ओवरहेड्स हैं ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस, इसका मतलब ये 53 जो हैं, ये 53 ए को भी जाने हैं, ये बी को भी जाने हैं, ये एक्स को भी जाने हैं, और ये वाई को भी जाने हैं। ये लग रहा था आपको पढ़ के, ये लगा था पढ़ के? एग्जामिनर कहता है बच्चों को बस ये नहीं पता लगा था कि ये ऐसे करना है। खैर चलें, अब मसला क्या आ गया, ये ओवरहेड्स हैं, ये सब के लिए हैं, सब के लिए। अब मशीन आवर्स हैं, मशीन आवर्स अगर हम देखें तो मशीन आवर्स सिर्फ ए और बी के गिवन है। अगर हम मशीन आवर्स को बेस बनाकर इनको बांटते तो फिर तो ये बांटे भी नहीं जा सकते। क्या ख्याल है? ये तो सबके हैं ना, सबके कॉमन ओवरहेड्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लोर एरिया की बेस पर इनको बांट देना है। ठीक है जी, अच्छा, फ्लोर एरिया की बेस पर इस 53 को भी इनमें बांट देंगे। अब ये 1 2 3 4 ऑलरेडी आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये तो बेसिस हैं, जिनमें से एक धोखे के लिए थी, ये शायद आगे यूज़ हो जाए। हाँ, ये आगे यूज़ होगी, क्योंकि उसने क्या कहा, कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट था ना, ए का अलग निकलेगा, बी का अलग निकलेगा, तो ये मशीन आवर तो वहाँ यूज़ हो जाएंगे बेस्ड ऑन मशीन आवर्स बोला, ठीक है। लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचे तो सही। अब ये बेसिस तो वहाँ OAR निकालने के लिए यूज़ हो जाएंगी, और ये बेसिस यूज़ करके हमने ये कॉमन बांट दिए। अब आगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में ये भी पड़ा हुआ था, 53 मिलियन का भी हिस्सा आ गया। अब इनको बांटते जाएंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, बांटने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने, तो यही बात उसने यहाँ पर की भी हुई थी, ठीक है। वैसे तो अच्छा 22% पहले में भी आए बच्चों के नंबर, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स इसमें थे, ठीक है। अब ये देखें, अच्छा चेक करो, इधर देखो, फुल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट प्रोड्यूस इन प्रोसेस वाज नॉट, अच्छा नहीं ये तो ठीक है,
ये जो हमसे भी गलती हुई है, हालांकि मैंने पढ़ा भी है कमेंट्स में, अभी थोड़ी देर पहले गलती हुई क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वाज नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू प्रोसेस बी, बंदा तेजी के अंदर भूल जाता है आगे लेके जाना, इस तरह के मसाइल थे। कमेंट्स पढ़ने चाहिए वैसे हमें, ठीक है। तो ये देखो, कॉमन ओवरहेड्स वर नॉट एलोकेटेड ऑन टू प्रोडक्शन, कॉमन ओवरहेड्स वर नॉट एलोकेटेड, पहली बात तो ये उन्होंने एलोकेट ही नहीं किए, या एलोकेट किए तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को कर गए, ऐसा थोड़ी होता है। और इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एफओएच रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कंबाइंड एफओएच निकाला है, पता नहीं कैसे निकाला होगा बच्चों ने, आप तो ऐसे नहीं ना करेंगे। तो ये 14% जो थे ना, ये उनकी बातें हो रही हैं, 86% में तो, अच्छा ये भी जरूरी नहीं होता कि कोई चवला चुवला मार के हम तो फिर भी वो फेल में, बाकी नंबर ले सकते हैं, कोई एक आधी गलती करके भी वो सही जा सकते हैं। खैर चलिए, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। एक अच्छा सवाल था ये भी, कहानियाँ असल में ज़्यादा, इसमें बस एक छोटी सी हर जगह पे एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसकी समझ आ जाए तो मसला कोई नहीं होता, आगे सवाल मुश्किल नहीं है, ठीक है। बढ़े, टूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई ये बनाते हैं, विच इज यूज इन हाई टेक इंडस्ट्रीज, द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम TIL's लेटेस्ट अकाउंट्स, ये इनका अभी लास्ट ईयर का डाटा इन्होंने दे दिया, लेकिन टोटल में सेल्स हैं। अच्छा, ये तरतीब ज़िंदगी की बना लो, जहाँ पे कहीं पे ये आए, ये आपकी रीडिंग स्किल होनी चाहिए। हम सारा CMA सारा सेशन ऐसे ही करते रहे, जहाँ पर मिसिंग कोई इन्फॉर्मेशन लगती थी हम साथ साथ निकालते आते थे, आगे काम पड़ता होता है इससे, ठीक है। सेल्स 450 मिलियन है, यूनिट्स का नहीं पता लग रहा अभी। रॉ मटेरियल SN37 लगता है, कॉस्ट आ रही है टोटल, लेबर 300 पर आ रहा है और 21,600 है, तो फ़ौरन अगला काम कर लिया करो, कितने आवर्स बनते हैं, तो 21,600 1000 कॉमन है, 21,600 डिवाइड बाय 300 करो, 70,000, 21,600 हज़ार है ना, हाँ हाँ 21, ये मैं 1000 कॉमन ना बेटा ऊपर, ये देखो तो 21 मिलियन है, 21 मिलियन है, तो कितना आया 72,000 लेबर आवर्स, ठीक है जी। तो 72,000 लेबर आवर्स हैं और हर लेबर आवर का हम पे करते हैं 300 रुपये, तो टोटल बन गया ये। वेरिएबल ओवरहेड्स मुझे लगता है इतने ही होंगे, मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग है इतने ही होंगे, चेक कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। 23,400 हज़ार डिवाइड बाई 325, 72 ही है ना, नॉर्मली होता ही ऐसे, अनलेस कि वो मशीन आर अलग से दे दे, चुप करे तो नॉर्मली लेबर आर ही होते हैं बेस हमारी। अब हमें ये पता लग गया कि जो है ना, ये जो अभी डाटा जो गिवन है ऊपर लेटेस्ट अकाउंट्स का, इसमें 72,000 घंटे काम हुआ है, ठीक है। अच्छा, TIL's research department has recently developed a product Z which can be produced through further processing of Y। अच्छा, एक नई प्रोडक्ट Z जो है उन्होंने ये डेवलप की है रिसेंटली, और वो कह रहे हैं कि ये Y को ही मज़ीद प्रोसेस करके Z बन जाती है। गुड, विद द एडिशन ऑफ अ न्यू रॉ मटेरियल TS38, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसाला डालना पड़ता है, ठीक है, TS38 भी। अदर डिटेल्स आर एज अंडर। लो जी, ये रिक्वायरमेंट फिर नहीं पढ़ाई आपने मुझसे, खुद ये गलती नहीं करनी पर्चे में। रिक्वायरमेंट का अज्यूमिंग दैट TIL इंटेंड्स टू मीट, यहीं से तो आगे रिक्वायरमेंट का असल फायदा होता है, मैं वहाँ से आगे फिर पढ़ लेता हूँ आगे, बहरहाल आप पहले पढ़ा करें। अज्यूमिंग दैट TIL इंटेंड्स टू मीट द एंटायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट Z, कहता है जी वो चाहते हैं कि जितनी Z की डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। कंप्यूट प्रोडक्शन क्वान्टिटीज ऑफ प्रोडक्ट Y दैट विल बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ Z एंड सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अब Y पहले से बना रहे हैं, एक नई प्रोडक्ट Z लॉन्च कर डेवलप की है, अब उसकी कोई डिमांड होगी तो उन्होंने डेवलप की है, अब वो कह रहे हैं कि हम ना इस Y को फर्दर प्रोसेस करके Z बनाएंगे। अब पता नहीं ऊपर क्या सूरत हाल है, हो सकता है जितने Y हम पहले बना रहे थे, टोटल 72,000 घंटे काम किया था ना, जितने Y बना रहे थे उससे कुछ कम Z में लगे और कुछ जो है वो फिर भी बिक रहे हों, वैसे ही Y वैसे भी बिकता रहे, ठीक है ना। अब वो कुछ कह रहा है कि बताओ कितने यूनिट्स Y के बनाएं जो कि Z में इस्तेमाल होने, और कितने यूनिट्स जो है वो Y के होंगे जो Z में इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन जाहिर सी बात है Y पहले भी तो बिक ही रहा था ना, तो वैसे ही बिक जाएगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट में, ठीक है। वो पार्ट B को तो बाद में देखते हैं, उसके अंदर उसने उसके बाद उसमें जाके जो है ना फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करवाया हमसे, लेकिन पहले अभी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन नहीं, पहले कुछ और है, ठीक है। हर सवाल के अंदर
ये इस तरह के ख़ास तौर पर 1-2 सवाल ऐसे थे जो बहुत ख़तरनाक सवाल थे, जिसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पे शटडाउन वाला सवाल बच्चे को परेशान वैसे ही करता है, हालांकि उसमें भी आधे नंबर थे, वरना हर सवाल के अंदर आप देखें ना 1 से 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो फंसाने वाले हैं। उनके सारे नंबर आप लूज़ नहीं करते, क्योंकि फाइट तो करते हैं, कुछ ना कुछ नंबर उसमें भी मिल ही जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिले तो हर सवाल पासिंग मार्क्स लेते हैं, 2-3 सवाल अच्छे भी मिलते ही हैं आपको, बाकी सवालों में फाइट करते करते पहुँच जाए, छोड़ना कुछ नहीं, अजम्पशन लेके चलते हैं जो सवाल फंसाए तो, ठीक है, लेकिन 2 से 3 सवाल ऐसे लाजमी होंगे जो आपको हेल्प आउट कर जाएंगे। अच्छा, अब आओ जी पढ़ते हैं। वो कहता है जी कितना वाई बनाएं कि जी में इस्तेमाल हो, और कितना वाई बनाएं जो फिर जो है कितना वाई जो है वो फिर बगैर फर्दर प्रोसेस किए हुए स्पिरिट ऑफ पे भी बिक सकता है, ये बताना है। अब बाकी कहानी समझ आ गई आपको, वाई बनेगा उसमें TS38 ऐड करेंगे तो वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एनुअल डिमांड ऑफ जी इज एस्टिमेटेड एट 8000 kg एट अ प्राइस ऑफ 50,000 पर kg। जी की एनुअल डिमांड, अच्छा अब सारा कुछ हमने एनुअली करना है, ठीक है ना, सब कुछ ये एनुअल डिमांड है, ये ऊपर एनुअल मतलब एनुअली डाटा है, लेटेस्ट अकाउंट्स से निकाला है उन्होंने डाटा, तो ये भी पूरे साल का डाटा है, ठीक है। एनुअल डिमांड जी की है 8000 किलो और 1 किलो की प्राइस है 50,000, ठीक है। 0.6 kg ऑफ रॉ मटेरियल TS38 वुड बी एडेड पर kg ऑफ वाई एट स्टार्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। कहानी कुछ ऐसे बन रही है कि हमारा ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हमारा वाई बनता है, ठीक है। चलो मैं प्रोसेस 1 कह देता हूँ, प्रोसेस 1 में हमारा प्रोसेस 1 हुआ, इसमें हमारा क्या बना, प्रोसेस 1 2 उसने लिखा नहीं हुआ वैसे, लेकिन चलो प्रोसेस है, इसमें से क्या निकला, वाई, ठीक है। चलो ये वाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाई यहाँ बनता है, ये वाई उसके बाद आगे ऐड होगा इस प्रोसेस में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ये प्रोसेस 1 से चलो प्रोसेस ही लिख लेते हैं, निकला, और ये जाकर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ये हमारा वाई ऐड हो गया, लेकिन साथ ही आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक और मटेरियल भी वाई प्लस एक और मटेरियल, क्या नाम है उसका, वाई के साथ प्लस क्या होता है TS38, ये भी ऐड होता है। जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ निकलती है वो क्या होती है, जी। अब थोड़ा सा कहानी कुछ इस तरह से है कि वो कह रहा है कि जो वाई प्रोसेस से निकलेगा, हमारे प्रोसेस से जो वाई प्रोड्यूस होकर निकलेगा, वो वाई 1 किलो के अंदर हमने TS38.6 किलोज लगाना है, तो ये कितना बन गया, टोटल क्या क्वांटिटी बन गई 1.6। लेकिन एक मसला है, नॉर्मल वेस्टेज जो कि स्टार्ट में पता लग जाता है, स्टार्ट का मतलब क्या है, मटेरियल तो सारा लग जाएगा, कन्वर्जन 1 रुपया नहीं लगेगी, वो 20% ऑफ इनपुट है, आगे तो उसने TS38 की बस प्राइस दी है, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो कॉस्ट वो हम निकाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मसला क्या है, फ़िलहाल मसला ये है कि ये 1.6 तो हम इनपुट करेंगे, लेकिन जी के अंदर ये 1.6 नहीं पड़ा होगा, ठीक है। जी इसमें से अगर आप 20% माइनस कर दें, -20% ऑफ 1.6 कर दें तो कितना बनता है, हाँ, तो ये जनाब 1.28। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि चलो हम उसको प्रॉपर वर्किंग में ही कर लेते हैं, ठीक है। वैसे रिक्वायरमेंट है कि आपने निकालने हैं, कोई भी फॉर्मेट बना लेंगे, देखिए फॉर्मेट की कैद नहीं होती है CMA के अंदर, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मेट बन जाए, ठीक है। तो आप ए रिक्वायरमेंट है ना, 3-4 लाइनें 5 लाइनें छोड़ दें, काफ़ी होगी, ठीक है, उसके बाद वर्किंग कर लीजिएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 3 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 वर्किंग नंबर 1 में इसमें कर रहा हूँ, आपने 4-5 लाइनें छोड़ देनी है और उसके बाद वर्किंग करनी है, ठीक है। पहला सफ़ा बेशक छोड़ दिया करें, हर सवाल के लिए दूसरे से वर्किंग किया करें, कोई मसला नहीं, ठीक है, पर्चे के अंदर। अच्छा, क्या मैं बात कर रहा था जी, हाँ, अब ये देखो 1 किलो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज़रा जुमले पे गौर करें, जुमले पे गौर करिएगा, ये 0.6 kg ऑफ रॉ मटेरियल वुड बी एडेड पर kg ऑफ वाई एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मैं कहता हूं जी जी बनाने के लिए हमें एक पर यूनिट पर kg ऑफ जी बनाने के लिए हमें 1 किलो वाई का और 0.6 किलो TS38 के लगाने पड़ेंगे।
लेकिन नॉर्मल लॉस भी हो जाता है, तो जी का आउटपुट फिर कहीं जाके 1.28 निकलेगा। ये मैं पर किलो निकाल रहा हूँ, ठीक है। फॉर जी मैं बात कर रहा हूँ कि आपका मटेरियल वाई केजीज पर यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, कितना लगता है जी 1, और टी एस 38 कितना लगेगा। ये किसी भी तरह से कर सकते हैं यार आप, वो रेशो प्रोपोर्शन जैसे करते हैं आप वैसे कर लें, वो रेशो प्रोपोर्शन तीर लगा के इधर उधर कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, वैसे मुझे ये ज़रा सिंपल लगा तरीका, ठीक है। 0.6 कितना बना जी, ये 1.6 kgs पर यूनिट चाहिए हमें। ऐसा नहीं है, अब क्वांटिटी निकालनी है ना, इसमें से 10 इस जैसे ही ये 1 किलो वाई बना, ये 0.6 ऐड किया तो नॉर्मल लॉस हो जाता है। कितने परसेंट है जी, तो 1.6 है 20%, 0.38 32, चलो 32 कर लो मनु की जी, बताएं जी। 1.28 ये क्या है जी, ये y प्लस टी एस 38 माइनस लॉस, तो ये क्या बन गया हमारा z आउटपुट में इतना होगा। यानी एक z का आउटपुट किलो बनाने के लिए किलोस पर यूनिट 1 किलो पर यूनिट लगता है, 1 किलो केजीज पर केजी। असल में मसला ये है कि अगर जी भी केजीज नहीं है ना, ठीक है, सही है, तो ये केजीज पर यूनिट मैंने लिख दिया है, मैं यूं लिख देता हूं केजीज पर जी, केजीज पर जी, ठीक है ना, और जी का भी 1 kg है ना, तो 1 kg वाई का लगा, 0.6 kg सी 38 के लगे, और इसमें से कुछ लॉस हो गया, तो 1 kg जी का जो है वो 1.28 मटेरियल से बनेगा, kg पर जी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब सवाल के अंदर उसने हमें क्या बताया हुआ है, सवाल के अंदर उसने हमें टोटल डिमांड बताई हुई है, कितनी 8,000 है 80,000 है, 8,000 है, 8,000 kgs ये टोटल kgs जी। पता नहीं अब वर्किंग आईकेप ने कैसे किया, लेकिन बड़ी सिंपल सी वर्किंग ऐसे हो जाती है, मैंने इस तरह से कर लिया। अब आपके सामने रेशो प्रोपोर्शन है या परसेंटेज गए, आपकी मर्जी है। 8,000 किलो जी चाहिए, तो ये आउटपुट में कितने 1.28 है, तो इसको डिवाइड करो 1.28 से, मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपका वाई निकल आएगा। ये किसी भी तरह से कर सकते हैं आप कैलकुलेट आप इसको रेशो प्रोपोर्शन से, आप इसको इस तरह से कुछ भी कर लें, आप वो जो यूनिटरी मेथड है वो लगा लें, जैसे मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है। मुझे ज़रा ये तरीका सिंपल लगे, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ आपको कि आपको 8,000, अगर आपको 8,000 जी बनाने हैं, अगर आपको 8,000 जी बनाने हैं तो आपको कितना वाई इनपुट करना पड़ेगा। ये 6,250 तो नहीं लगता था, लगता तो ये था कि 1 किलो जी के ऊपर 1 किलो जो है वो वाई लगना है, पर ऐसा नहीं है। वाई के साथ वो TS38 ने भी मिक्स होना है, तो 1 किलो जी बनना है, उसके लिए 1 किलो वाई और 0.6 किलो TS38 बनेगा, तो 1.5 किलो से भी ऊपर कोई चीज़ इनपुट हो रही है, तो ज़्यादा भी आउटपुट ज़्यादा ही होगा ना, सही है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जब इनपुट होती हैं तो 1.28 जी बनता है, 1.28 1 जी नहीं 1.28 जी बनता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, 8,000 किलोज अगर आपको चाहिए तो ये डिवाइड बाय 1.28 कर लो, लाइक परसेंटेज बन गया, इनटू 1 करो जी। यहाँ पे क्या आ गया 6250 kgs, यानी कि आपको y के 6250 kgs इनपुट करना पड़ेंगे अगर आप 8,000 kgs ऑफ, थोड़ा स्मार्ट करके लिख लें, नीचे वाला भी लिख लेंगे इधर करके जी। 8,000 kgs अगर आपको चाहिए तो आपको y कितना इनपुट करना पड़ेगा 6.25, ऐसे ही TS38 भी निकल सकता है, 8,000 डिवाइड बाय 1.28 इंटू 0.6, सिंपल 3750, तो टोटल ये बन गया 10,000, ऐसा ही है, और 10,000 का 20% 2,000, बिल्कुल सही आए हैं हम, चेक भी हो गया। तसल्ली से देखो, क्योंकि बस यही मसला था इसमें। पार्ट ए में भी वाई का मसला है, बाकी नंबर आसान है, पार्ट बी में भी वाई का थोड़ा सा एक मसला है, बाकी नंबर आसान है। तसल्ली से ज़रा पढ़ो, पहले पॉइंट को
और उस वर्किंग को उधर ही रखें, सिर्फ आखिरी लाइन छोड़ दें, करंटली TS38 इज अवेलेबल एट 19,200, क्योंकि ये जब कॉस्ट की बारी, अभी तो कॉस्ट की बारी नहीं, अभी तो वो कह रहा है यूनिट्स बताओ आए कि कितने जो है वो हमने बनाने। अब देखो एक चीज तो पता लग गई, ले आए कि जी बनाने के लिए हमें 6,000 कितने 250 है, 6,250 kg तो वाई के हमें किस लिए चाहिए, जी बनाने के लिए। उसने कहा ये भी रिक्वायरमेंट है, 5 नंबर की रिक्वायरमेंट ये भी है। देखो मैंने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, मैंने इसके ऊपर वैसे ही वर्किंग लिख दिया, चलो खैर अब लिख दिया, सही कर लेंगे, काट के सही कर लेंगे। भाई क्या कहा उसने, कितने यूनिट्स प्रोडक्शन ऑफ जी में इस्तेमाल होने हैं वाई, तो निकल आए 6250 निकल आए, बोलो को मसला। अब अगली चीज़, कितने जो है वो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग हमने बेचने हैं। अब इसके लिए हमें ये देखना होगा कि टोटल कितने यूनिट्स बन सकते थे, जिसमें से 6250 तो अब यूज़ हो जाएंगे जी में, तो बाकी तो फिर भी बनेंगे, बोलो बाकी बनेंगे तो देखना पड़ेगा आगे चल के। फिलहाल तो अभी ज़रा बाकी सवाल पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ये पता लग गया कि अगर आपने 8000 जी बनाने हैं, उसके लिए 6250 आपको वाई चाहिए, और पता नहीं कितने 3250 TS38 चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जितना जब लगना है उसमें से 20% नॉर्मल लॉस हो जाना है, स्टार्ट पे ही हो जाना है, उसके बाद बाकी जो है आपका 8000 जी तैयार हो जाए। अभी मैंने सिर्फ ये देखा है, ठीक है, चलें आगे, सवाल बाकी पढ़ लें। ये मैंने कहा सिर्फ आपने अभी फिलहाल नहीं पढ़ना, क्योंकि उसने क्वांटिटीज की बात की, जहां कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी तो TS38 के पर किलो कॉस्ट चाहिए, ओके। SN38 की तो अभी नहीं, SN37 की नहीं कर सकती कॉस्ट, क्योंकि वहां पर केजीज वगैरह कोई गिवन नहीं थे। आगे बढ़ो, द प्राइस ऑफ वाई इज 25,000 पर केजी। फटाफट इधर आओ, फौरन इधर आए हम, 4,50,000 ऊपर 1000 कॉमन, डिवाइड कर दो इसको 25,000 से, तो ये कितने 18,000, लो जी ये 18,000 पर यूनिट है, पर केजी, पर केजी 18,000 केजीज, यानी हम करंटली 18,000 केजीज बना रहे हैं, और हर केजी हमारा 25,000 रुपये का बिक रहा है, तो ये बिका है ना, ठीक है। तो 18,000 केजीज हमारी करंट ऑपरेटिंग लेवल है इस वक्त, यानी 18,000 केजीज वाई के हमने बनाए थे और बेचे थे। ये अब नई पसूड़ी क्या डाली इन्होंने, किन्होंने डाली है पसूड़ी, है रिसर्च डिपार्टमेंट ने क्या पसूड़ी नहीं डाल दी कि ये 18,000 सारे उधर ना बेचो, बल्कि इस 8,000 जी की डिमांड है उसको पूरा कर लेते हैं। अब 8,000 जी बनाने के लिए 6,250 वाई तो उधर चले गए, अब बाकी बच गए। लेकिन एक मसला और भी तो आना है, जी ने भी तो बनना है। अब जी ने तो इसी फैक्ट्री के अंदर ही बनना है ना, आगे बता रहा है वो, इसलिए कोई मतलब ये नहीं करना आपने कि 18,000 माइनस 6,250 बाकी सारे वाई बन, कैसे बाकी सारे वाई बन जाएंगे, बाकी सारे वाई तो तब बनेंगे जब जी ना बनाना हो। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, कहते पहली बात तो कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ जी वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ वाई, कहता है वाई की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ना। ये बात सवाल समझ आ रहा है, ये रीडिंग स्किल्स होती हैं, ये जो आप पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें निकाल रहे होते हैं ना, ये आपको पढ़ते पढ़ते निकालनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ जी। यार कॉपीज नहीं आई हैं पेपर की, है? 4, हाँ एक आगे दे दें, कितनी चाहिए वैसे, तीनों, 2-3 और, उन्हें कहें 2-3 और ला दें, जल्दी से ला दें। ये इधर पहली रो में उन्हें मैसेज कर दें यार। अच्छा जी, तो जी के इंट्रोड्यूस होने से वाई की डिमांड पे कोई असर नहीं, यानी कि वो 18,000 बिका था तो अभी भी 18,000 बिक सकता है। 6,250 आपने इस्तेमाल कर लिया, बाकी जितना वाई बना लो, वो कह रहा है बेसिकली वो जितना वाई बन गया वो सारा बिक जाएगा, उसकी डिमांड पे कोई असर, वो 18,000 थी ना, अभी भी 18,000 है, 18,000 से ऊपर की बात उसने नहीं की, पर असी 18,000 तक कितने पहुंचना है। देखो तो सही आगे क्या कहता है, फर्दर प्रोसेसिंग वुड रिक्वायर 2 लेबर आवर्स पर केजी ऑफ जी प्रोड्यूस्ड एंड कैन बी कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। अब फंस गए, क्योंकि इन्हीं मशीनों के ऊपर जहाँ पे वाई बन रहा था यहीं पर हमें जी बनाना है, और हर जी के किलो पर 2 लेबर आवर लग जाते हैं, तो 8,000 जी बनाने के लिए 16,000 लेबर आवर तो हम खा गए, बाकी जो बचे हैं लेबर आवर। अच्छा बाय द वे 8,000 जी बनाने के लिए अगर तरतीब से चलो ना, तो 8,000 जी बनाने के लिए तो यूँ कहना चाहिए कि 6,250 तो पहले वाई बनेंगे। अब उनमें पता नहीं एक वाई पे कितने लेबर आवर लगते हैं, अभी तक मुझे नहीं पता लगा, अभी तक नहीं पता लगा, लेकिन कहीं से पता लगा है? लग सकता है, लग सकता है। 72,000 लेबर आवर्स हैं, डिवाइड बाय 18,000 करो तो कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है। अच्छा ये छोटी छोटी वर्किंग्स करनी थी, ये पर्चे में कर देना, मैं नहीं दोबारा करूंगा, मैं बस निकालता जा रहा हूँ यहाँ पे फिगर्स जी। हाँ लेबर आवर से 4 लेबर आवर पर केजी पर वाई कर लो,
चार लेबर आवर्स, अच्छा पर केजी अच्छा लग रहा है मुझे, पर केजी ऑफ वाई मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, सही है। तो ये 4 लेबर आवर्स निकल आए। बहरहाल 6250 वाई तो बनाने हैं जी के लिए, अब 8000 जी बनाने हैं और 2 आर हर जी पे चाहिए, तो 16000 आर जी पे लग गए, ठीक है। फिर 6250 इंटू 4 करो। अभी तक मुझे ये नहीं पता लगा कि हमारे पास लेबर आर अवेलेबल कितने हैं, लेकिन पढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं बातें, सोचते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा जी। 25,000 लेबर आर लगने हैं जी के लिए, 6250 वाई बनाने के लिए, और 8 दूनी 16,000 आर्स लग जाने हैं जी को बनाने के लिए। तो 25 जमा 16 ये तो गए कितने, 45,000 आर्स तो गए इधर। अब अगर मुझे मिल जाए ना कि टोटल मेरे पास अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है, कितने आवर्स अवेलेबल है, या मशीनें कितने घंटे चल सकती हैं, तो सिंपली डिवाइड बाय 4 करूंगा तो वो वाई की अमाउंट निकल आएगी जो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग हमने बेचनी है, क्योंकि जी में तो हमने 6250 इस्तेमाल कर लिया। और बात समझ आ रही है? हाय हाय सर, पर्चे में ये बातें समझ नहीं आती। कोई नहीं, मैं भी बैठा हूँ तो मुझे भी समझना है, वहाँ पे जो समझ आए वो कर दो। कुछ ना कुछ 2-3 अच्छे सवाल होते हैं और 2-3 सवाल ऐसे ही बस फाइट करके निकलने होते हैं, ठीक है। और अल्लाह कीता वो नंबर आ ही गया जितना सानू इंतजार सी। द टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन आर 80,000 ड्यूरिंग लेटेस्ट ईयर। द प्लांट वर्कड एट 90% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि अभी करंटली जो है वो 90% पे चला है। ये क्या है जी, ये हमारे पास क्या है, ये लिमिटिंग फैक्टर है बेसिकली हमारा, ऐसे ही है। अच्छा तो वो कह रहा है कि जी इस साल में कितना चला है बताओ। अच्छा शुक्र है, सही है, कंफर्म हो गया है ना। 72,000 लेबर आवर्स काम किया, ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर है जी। हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या निकला फिर, लेबर आवर्स, ऐसा ही है। वो बोलो तो और गूंगे हो। चलो, तो लिमिटिंग फैक्टर है हमारा 80,000 लेबर आवर्स है, ठीक है, सही है। ड्यूरिंग लेटेस्ट ईयर तो 90%, ठीक है जी। देयर आर नो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ बोथ पार्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, ठीक है। व्हाट हैपेंड, नथिंग। लो जी, अब मेरे ख्याल में तो काम जो था वो हमने कर लिया है, ठीक है। ये 18,000 किलो कैसे निकले, और ये जो 72,000 को डिवाइड करके 4 निकाला है, ये कैसे निकला, ये मुझे निकालने की ज़रूरत तो नहीं, काम चलेगा, मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँ, सवाल की तरफ चलूँ। चलो फिर, अब क्वांटिटी किसी भी तरह, स्केड्यूल किसी भी तरह से बना लो, जैसे हम वो बनाया करते थे वो जो क्या था, लिमिटिंग फैक्टर के अंदर बनाते थे, बिल्कुल वैसा भी बना सकते हैं आप। इस तरह कोई भी चीज़ बना ले, ठीक है। टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल कितने थे तो यूज़ करते जाओ, क्योंकि उसने क्या कहा है, यूँ कर लेते हैं ना कि हम इधर प्रॉपर एक वो रिक्वायरमेंट, अब आपने 3-4 लाइनें ऊपर छोड़ी हुई थी ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए रिक्वायरमेंट क्या थी जी, रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ना, रिक्वायरमेंट पढ़ना, इतनी लंबी नहीं, मकसद की गल दसो मैनू विच नहीं। हाँ मतलब क्वांटिटी ऑफ वाई, मैं यूँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाई। अब देखना भाई, लेबर आवर्स ऐसे लिखते थे, अवेलेबल लेबर आवर्स अवेलेबल जी, लेबर आवर्स अवेलेबल टोटल कितने हैं, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं जी, 80,000 बेटा, 80,000 लेबर आवर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब पहले जी बना के साइड पे कर दें, क्या ख्याल है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ जी, प्रोडक्शन ऑफ जी के लिए हमें चाहिए लेबर आवर्स, 2 लेबर आवर्स चाहिए, ऐसा ही है, और 8,000 जी बनाने केजीज, तो क्वांटिटी या यूनिट्स, प्रोडक्शन ऑफ जी में यूनिट्स लिख दूं यहाँ पर, यूनिट्स जी कितने यूनिट्स बन गए, 8,000 किलोज, 8,000 क्वांटिटी लिख दें, जान छुड़ाएं जी, क्वांटिटी जी की क्वांटिटी कितनी बन गई जी, 8,000 केजीज, लेकिन यहाँ से कितने आर्स निकल गए, 16,000, ठीक है। अच्छा, अब इसी जी को बनाने के लिए भी आपको वाई चाहिए था, ऐसे ही है, वो वाई कितना चाहिए, तो प्रोडक्शन ऑफ
y फॉर z, समझ आई? अब 4 लेबर आवर्स इंटू 6250 kgs, तो इस तरह से 6250 kgs y के बनेंगे, बोलो। लेकिन यहां से कितने बताए थे आपने? 25,000 लेबर आवर्स फिर निकल गए। अब ये तो जी की बात हो गई, ठीक है। अलग से आवर्स निकालने तो हर स्टेप पे भी निकाल सकते थे, वैसे यहां पे भी निकाल सकते थे। बाकी कितने बचे? बाकी कितने करें इस तरह से, या चलने दें अब? ठीक है, अब चलो फिर आप बाकी निकाल दो। फिर बाकी कितने बच गए? 39,000 लेबर आवर्स हमारे पास क्या है जी अब रिमेनिंग, ठीक है। अब इन रिमेनिंग लेबर आवर्स को क्या करो, यूज कर लो प्रोडक्शन ऑफ वाई विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग टू बी सोल्ड विदाउट, पूरी बात लिख, टू बी सोल्ड विदाउट, तो वो दोनों बुलेट्स आ जाएंगे ना। ये पहला बुलेट आ गया कि वाई कितने बनाने, वो तो पहले ही हमने निकाले थे, लेकिन चलो अब यहाँ पे एक तरतीब रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया, ठीक है ना। इसके आगे वर्किंग का रेफरेंस दे देना ना, इसके आगे वर्किंग का रेफरेंस देना, वर्किंग 1, ओके सही है जी। तो प्रोडक्शन ऑफ वाई टू बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अब ये निकालने के लिए छोटी सी वर्किंग कर लें जी। ये 39,000 लेबर आवर्स अवेलेबल है हमें, और y1 बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगते हैं? 4 लेबर आवर्स पर kg ऑफ y, तो कितना और 9 विदाउट, ऐसे लिख दूं मैं, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग जी, 9750 kgs ये बनेंगे। तो ये 39,000 सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब जी बेटा, कहाँ 72 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवेलेबल कैपेसिटी थी ना, हमने तो मैक्सिमम बनाना है। 18,000 वाई पहले बन के, असल में ना डिमांड 18,000 वाई की डिमांड 18,000 किलोज रही होगी ना, क्योंकि नजर आ रहा है हमें 18,000 किलोज हमने बनाकर बेचे, स्टॉक तो कोई नहीं है, जो बनाए वो बेच भी दिए। अब वो कह रहा है जी के आने से वाई की डिमांड पे तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मसला क्या है, हमने लास्ट टाइम डिमांड के हिसाब से यूज करके कैपेसिटी को सिर्फ 80 या 90 जितना परसेंट, 80% था, 80%, 90% ऑपरेट किया था, 10% तो ऑपरेट ही नहीं किया था। वो तुम्हारे पास पहले ही कैपेसिटी मौजूद है। अब जब हमें जरूरत पड़ी जी बनाने की तो 62-50 किलो तो उधर लग गए। अब वाई जो है वो 18,000 किलो बिक सकता है, तो 62-50 उधर निकल गया, तो हम फिर बाकी तो मैक्सिमम बनाना चाहेंगे ना। तो हमने चेक किया हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं, फिर जी भी इसी फैक्ट्री में इन्हीं मजदूरों से बनवाना है, तो इसलिए टोटल कैपेसिटी की तरफ गए कि 80,000 आवर्स हम काम कर सकते हैं, जिसमें से 16,000 तो हमने जी के लिए कर देना है, और जी के लिए वाई बनाना है, उसके लिए 25,000 घंटे काम हो जाना है। तो बाकी बचने हैं उससे फिर भी हम काम तो करेंगे ना, वो काम करके हम वाई बनाएंगे और ये विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेच देंगे, ठीक है। ये जी रिक्वायरमेंट है आपकी पूरी हो गई है। रिक्वायरमेंट भी मैं यहाँ पे करूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा इसको देख लें, थोड़ी सी ज़रा माजरत, फॉर्मेट आगे पीछे हो जाता है ज़रा सवाल करते करते। क्वांटिटी केजीज में यूँ लिख देता हूँ मैं, क्वांटिटी केजीज में 6250, ये 8,000 जी है, ये 6250 और ये 97 कितना था, 9750। अलग अलग करना है, इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, करना चाहो तो ये इकट्ठा कर सकते हो। ये जनाब वाई है, डिब्बे के अंदर वाई है, ठीक है, ओके। डिब्बे के अंदर वाई और जी अलग। अच्छा, वाई को 18,000 बना लिया, बाकी बच गए 10,000 आपके पास, 8,000 घंटे, तो 8,000 घंटे में तो आप सिर्फ 4,000 जी बना सकेंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट तो पढ़ो, वो कहता है कि हम जी की पूरी डिमांड इंटेंड टू मीट ऑल एंटायर डिमांड ऑफ जी की पूरी डिमांड मीट करना चाहते हैं। अब अगर आपने वाई पूरा 18,000 बना लिया तो आपके तो 72,000 घंटे लग गए, बाकी कितने बचे 8,000, तो इसमें तो सिर्फ 4,000 जी बनेंगे, तो आप तो इस बात को ही गलत कर दिए, ठीक।
कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? पूरा हो गया ना, बस ये सवाल पूरा कर लें हम थोड़ी देर में, फिर इसको खत्म, चाहे 1.5 घंटा भी हो जाए, ठीक है जी। चलें आगे। एडवाइस वेदर टीएल शुड प्रोड्यूस, अच्छा अब ये देखो ये पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में आके उसने क्या कह दिया कि फर्दर प्रोसेसिंग करनी भी है या नहीं। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन था जी यहाँ पे, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में आप क्या करते होते थे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। फॉर्मेट ज़हन के अंदर होने चाहिए, सारे रिवाइज कराए थे आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स का फ़ायदा सिर्फ इतना ही होता है कि आपको थोड़ा सा फाइट, एक मतलब तरतीब में फाइट करना आ जाता है। उससे उससे होगा क्या, उससे होता ये है कि आपको अगर कोई 1-2 पॉइंट्स नहीं भी आते तो उनसे फाइट करोगे, उसमें से भी कोई 1-2 मतलब 5-6 नंबर के एक मतलब वर्किंग है पॉइंट है, उसमें से 2-3 नंबर मिल जाएंगे, और जो रूटीन वाले आसान है फॉर्मेट होने की वजह से थोड़ा सा आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो फर्दर प्रोसेसिंग में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाली अप्रोच पे हम चलते हैं। ये देखें जी, तो वैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग में हम क्या करते थे, रेलिवेंट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, टोटल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, यहाँ से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया। और आगे रेलेवेंट कॉस्ट में इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेते थे, ज्वाइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं थे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, एडिशनल मटेरियल लग रहा है, एडिशनल लेबर लग रही है, एडिशनल ओवरहेड लग रहे हैं, ये सारी एडिशनल चीज़ें, ठीक है। जिसमें शायद एक आधे सवाल में सिर्फ ये आया था डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, वरना ये भी नहीं आता होता था नॉर्मली। तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो जाता है, ऐसे कोई मुश्किल होती नहीं है बात, ठीक है। तो सवाल सारा चूँकि हम पढ़ चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसने हमें थोड़ा सा भी टफ टाइम देना है, ठीक है। अपना रेलेवेंट रेवेन्यू, रेलेवेंट इनकम निकालते हैं, और रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर क्या कुछ आएगा, चलो ज़रा प्लान तो कर लें। एक तो रॉ मटेरियल, देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाई बन चुकी है, ज्वाइंट कॉस्ट जो होती थी, ये ज्वाइंट कॉस्ट का चक्कर नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस से 3-4 चीज़ें निकली ना। मसला तो आता था कि फर्दर प्रोसेसिंग हम डिसीजन लेते थे जब डिफरेंट प्रोडक्ट होती थी, यहाँ पे वो मसला नहीं, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट निकल रही है, फिर भी बाहर उसकी प्रीवियस जो कॉस्ट है, वाई बनने की कॉस्ट को नहीं लेना। जैसे यहाँ पे लिखा होता है ना, ज्वाइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट नॉट रेलिवेंट, तो वाई बनने की कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच में चले गए। वाई बनाकर उसी सूरत में बेचें, या प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करके जी बना के बेचें, तो इंक्रीमेंटल फायदा हम पकड़ रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल फायदा पकड़ रहे हैं, तो फिर कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल वाली लेंगे, वाई बनने की कॉस्ट नहीं लेनी फिलहाल हमने। हाँ, एक थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा लफड़ा रह जाता है वाई का ही, लेकिन वो बाद में देखेंगे, फिलहाल आसान नंबर लें, मैक्सिमम मार्क्स लें, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बड़े आसानी से निकल सकता है। कैसे? हम फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर बेचें तो 18,000 इंटू 25,000, ये 4,50,000 एज इट इज उठा लेंगे। और अगर हम इसको जी बनाकर बेचें तो जी बनेंगे 8,000 इंटू 50,000, और वाई बनेंगे 9,750, और इनको हम भेज देंगे जितने भी पता नहीं 25,000 के साथ। बात समझ आई? अभी देख लेते हैं। अब जब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में चले गए, हाथ खड़ा करें जिनको पेपर्स चाहिए। पेपर्स दो चाहिए, 2 हैं, 3 है, चलो ठीक। सॉरी। अच्छा, तो फर्दर प्रोसेसिंग करनी है तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ले लिया। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट में क्या आएगा, टीएस क्या था बोला, TS 38 इसकी कॉस्ट आएगी। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेबर के 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद अब लेबर के 2 घंटे लगते हैं तो पूरी CMA के अंदर ऐसे ही चलते थे। अगर चुप है तो नॉर्मल असम्पशन क्या है, 2 घंटे अगर लेबर ने काम किया तो 2 घंटे वेरिएबल ओवरहेड, अनलेस कि वो अलग से बता दे, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया यार। मटेरियल लेबर दो आवर्स लगते हैं, और लेबर का रेट हमें अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल नहीं है लेबर का रेट, ये देखो ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओवरहेड्स का भी रेट अवेलेबल है, और 2 घंटे ओवरहेड्स के इसके ऊपर लगते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग पे ये आवर्स लगने हैं ना लेबर के, ठीक है। उसके बाद मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, ये मोटे मोटे हैं। एक चीज़ आनी है, वो चीज़ को छोड़कर बाकी सारे मार्क्स 1 मिनट में हम ले लेते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट में हमने क्या करना है जी, इवैल्यूएशन करनी ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ y इंटू जी। तो क्या लिया करते थे जी हम, रेलेवेंट इनकम में सेल रेवेन्यू, टोटल सेल रेवेन्यू
ये सेल रेवेन्यू लिखा है मैंने, विदाउट नहीं इंक्रीमेंटल है ना, टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, लेस इसमें से कर देते थे हम टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, तो हमारे पास आ जाया करता था इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ दें इसके लिए। अच्छा, उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट्स के अंदर हम क्या लेते थे जी, हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आती है, जो कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल है, RS, कौन सा, TS38 है। तो मटेरियल TS38 की कॉस्ट आएगी, उसके बाद लेबर कॉस्ट आएगी, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट आएगी। लेकिन ये मटेरियल कॉस्ट TS38 है, मटेरियल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग है, लेबर कॉस्ट है ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, हाँ वो तो देखते हैं। वाई की क्यों आएगी, वाई जो बनना था वो तो बनना था। नहीं बेटा देखो, अभी देखते हैं, चल सब्र कर जाए जरा, दिखाता हूँ, वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आसान नंबर ले लें। सबसे आसान नंबर कौन से है कि आपने यहाँ पर टोटल सेल रेवेन्यू जो लेना है बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, तो कितने थे वो तो पहले से गिवन है, वो तो पहले से ही गिवन है आप। लेकिन मैं चलो बहरहाल सजेस्ट करूंगा कि आप लिखना चाहें तो लिख लें, ये 450,000 एज इट इज उठाकर लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप 18,000 इंटू 25,000 कर दें तो फर्क नहीं पड़ता कोई। ठीक है, तो कितनी रुपये कॉस्ट है इसकी, 25,000 रुपीज़, 25,000 पर केजी है, इंटू 18,000 केजी। लेकिन ये गिवन था, ये गिवन था, बार बार कह रहा हूँ ये गिवन था। ठीक है जी, तो क्या आ गया जी आंसर, रुपीज़ कॉमन लेके चल रहे थे ना वो भी 1000 में, तो हम भी कॉमन ही ले लेते हैं। जी बेटा बोले, 4,50,000। ठीक है, अच्छा अब ये रेलेवेंट नहीं, अभी ये टोटल सेल रेवेन्यू हम निकाल सकते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला भी। उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती थी। पहली चीज़, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आपके 50,000 रुपये पर किलो के हिसाब से जी ने बिकना है, जो कि कितने हैं, 8,000 किलो। ठीक है जी, प्लस, हाँ जी, प्लस जो बाकी है, किधर गया ये 9,000, ये तो 6,250 यूज हो गया ना इसमें। ठीक है, ये यूज हो गया, बाकी 9,750 क्या है, ये फिर भी बिकेगा, प्लस रुपीज़ 25,000। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है, वरना ये तो गिवन था। मैं कहता हूँ 18,000 किलोज ये इंटू 9750 किलोज, ये हमें मिला है जनाब वर्किंग नंबर। वर्किंग है, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ए से, पार्ट ए। ठीक है, और सही है जी। टोटल 643,750 माइनस कर दो तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ गया, 193। ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दिस इज वेरी सिंपल, जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.6 kg, तो पर यूनिट नहीं लगता, हम निकाल चुके हैं कि 8,000 जी बनाने के लिए, देखो ना फर्दर प्रोसेसिंग किसका डिसीजन ले रहे हैं हम, फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन ले रहे हैं। इधर रखिए, इधर रखिए, मेरे पीछे क्यों भागते हैं आप, मैं मार्केट उठाने आप पीछे भाग रहे होते जी। फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन लेना हमने, फर्दर प्रोसेसिंग का। तो फर्दर प्रोसेसिंग किसकी कर रहे हैं, वाई की इंटू जी। तो जी बनाने के लिए, वाई को फर्दर प्रोसेस करने के लिए 0.38 ऑफ TS38 लगता है। वो छोड़ो, कहानी खत्म हो गई, माजी किस्सा पारीना बन गई। वर्किंग वन में हमने देख लिया था कि 8,000 kgs ऑफ जी बनाने के लिए हमें 3750 मटीरियल TS38 चाहिए। ठीक है, तो 3750, और हर TS38 कितने रुपए का है, हर TS38 ये
19,200 पर केजी का मार्केट में, तो रुपीज़ 19,200 इंटू 3750 केजी। ये कहाँ से मिला आपको? वर्किंग वन से। ठीक है, ये बात समझ आई है? ये पहले से निकाल लिया था ना हमने। ठीक है जी। 720 मेरा अतरा काट लिया तुसी 720,000 मतलब। अच्छा जी, नेक्स्ट। उसके बाद लेबर कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है जी? 2 लेबर आवर्स इंटू 300 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड्स 2 लेबर आवर्स इंटू 325। लेकिन ये 1 यूनिट का है और हमें 8,000 को करना होता है। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट कैसे बोल रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले? 2 आवर्स, हाँ 2 लेबर आवर्स इंटू 300 रुपये, रुपीज़ 300 कर देते हो। कुछ ना कुछ तो निशानी पता लगती रहे जी। 2 लेबर आवर्स इंटू रुपीज़ 300 जी, ये बन गया 1 यूनिट के ऊपर। ठीक है, इंटू 8,000 केजीज, पर केजी, सॉरी केजी था। ठीक है जी, बोलो, बल्कि छोड़ो एक ही बार कर देना ये काम, आगे बढ़ो। वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट 2 लेबर आवर्स ही लगेंगे, लेकिन रेट बदल के 350 नहीं था, 25 है। ठीक है जी, तुसी कहते हो मान लेने, इंटू 8,000 केजी जी। कितने आसान नंबर है, मुफ्त के नंबर है, यहां तक कोई टेक्निकल बात नहीं है। अब एक टेक्निकल बात में आना है तो क्या मतलब, बस गड़बड़, सारी कहानी खत्म जी। बोलो 4800 5200। ठीक है जी। अब एक छोटा सा पॉइंट है, वो छोटा सा पॉइंट ये है बच्चों कि अगर हम, ये कितना था 50, अच्छा इधर देखो। अब एक छोटा सा पॉइंट ये है कि हम वाई 18,000 किलोज बना रहे थे। ठीक है, हमने जी का प्रोसेस वाला पंगा डाला, जिस वजह से जी 8,000 बिक गया बोलो। और वाई जो था, वाई वो कम नहीं बिका। वाई असल में ना, हम जो बना रहे थे उस वाई को, चलो जरा पढ़ते हैं जरा, मैं जिस चीज से लेके आना चाह रहा हूं पॉइंट एक ही छोटा सा बस अब इसमें। ठीक है, देखो मुझे ये बताओ कि वाई 18,000 बनता था। अभी वो जो मैंने डिब्बा लगाया, जरा उस डिब्बे को देखना, जरा हमें भी दिखाना, वो मैंने डिब्बा जो लगाया था वो ऊपर है, रिक्वायरमेंट है में डिब्बा लगा हुआ है वाई के ऊपर। 18,000 बनना था, कितना बना? 16,000 बना है, ले आए इधर। यानी कि 18,000 वाई की बजाय हमने 16,000 वाई बनाया 16,000 वाई। तो जो 2,000 वाई नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमने जी की प्रोसेसिंग कर ली थी। तो इसका मतलब तो ये कॉस्ट सेविंग होगी, हमें नुकसान कैसे हुआ है? सी की कॉस्ट में, जी की कॉस्ट में क्या चला जाएगा? जी की कॉस्ट में क्या चला जाएगा? हमने सिर्फ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लिया है। अब बात समझिएगा, 18,000 वाई बनते, हमने वो नहीं बनाए। हम कह रहे हैं जी हम इसको फर्दर प्रोसेस करके जी बना रहे हैं। अगर हम फर्दर प्रोसेस करके जी बनाते हैं तो ये रेवेन्यू आता है और बकाया वाई का रेवेन्यू भी आ रहा है। कंट्रीब्यूशन क्यों लॉस हुआ है? कहीं कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है? जो वाई बेच सकते थे वो बेचा हमने। ठीक है, कंट्रीब्यूशन लॉस उधर से नहीं हुआ, हमने इंक्रीमेंटल लेकर चले। सिर्फ असल अप्रोच कौन सी है? इंक्रीमेंटल की। ठीक है ना, हम क्या कह रहे हैं, 18,000 वाई नहीं बने, अब 8,000 जी और 9750 वाई बने। अगर फर्दर प्रोसेस करें तो ये रेवेन्यू आता है। और अगर ये काम ना करते
तो फिर 18,000 वाई बनाते, तो वो तो हमने नहीं बनाए, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेना सिर्फ। अब जब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लिया है तो इस बात को छोड़ दो, कंट्रीब्यूशन लॉस के चक्कर नहीं है। पॉइंट अब क्या है, पॉइंट ये है कि हमने 16,000 वाई बनाए हैं, ठीक है, इंक्रीमेंटल के प्रोसेस चल रहे हैं ना। जब इंक्रीमेंटल के प्रोसेस चल रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि 2000 वाई अब हमने नहीं बनाए। जो 2000 वाई नहीं बनाए तो क्या वो कॉस्ट सेव हुई है इसी वजह से? इस वजह से कॉस्ट सेव हुई है ना कि हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर ले गए, जी के अंदर ले गए, तो जब जी बना और कुछ वाई बना तो 2000 वाई नहीं बन पाया, उसकी कॉस्ट भी तो सेव हुई है ना। इंक्रीमेंटल के अप्रोच से चल रहे हैं ना, तो कॉस्ट सेविंग लेनी पड़ी हमें। इंक्रीमेंटल के अप्रोच से चल रहे हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ले रहे हैं। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये हमारी कॉस्ट सेविंग हो गई, ठीक है। कंट्रीब्यूशन लॉस तो तब होता जब हमारा देखते हैं, फिलहाल तो मेरे यहां से नजर नहीं आ रहा कंट्रीब्यूशन लॉस इसमें कैसे डालूं मैं। कंट्रीब्यूशन लॉस तो नहीं ना आ रहा क्योंकि मैं इंक्रीमेंटल के अप्रोच पे चला गया हूं ना, ठीक है। मैंने ये कहा है कि ये रेवेन्यू मुझे मिलना था अगर मैं वाई बनाकर बेचता, ठीक है, लेकिन ये रेवेन्यू नहीं, अब ये रेवेन्यू मिल रहा है, तो मैं तो ये सारे का सारा रेवेन्यू पहले ही ले चुका हूं ना, तो अब मैं कैसे कंट्रीब्यूशन लॉस की तरफ जाऊं, मैं तो वैसे ही इंक्रीमेंटल की तरफ चल रहा हूं। वो 2000 अब आप, मैंने जगह एहतियातन छोड़ दी थी यहाँ पे, लेकिन आप चलते चलते नहीं छोड़ करके तो कोई मसला नहीं है। आपको ये कॉस्ट सेविंग मिली है ना, ये कॉस्ट सेविंग अब रेलेवेंट कॉस्ट में पॉजिटिव साइन के साथ लिख दें तब भी चलेगा, चलेगा। अब आपकी मर्जी है, मैं तो कहता हूँ हालांकि मैंने जगह छोड़ दी, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे लिखूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट की सेविंग है, वैसे यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन आपकी तरतीब ना खराब हो। जगह मैंने छोड़ दी थी एहतियातन, एक लाइन यहाँ पे देखो मैंने छोड़ी, लेकिन अब आपकी मर्जी है जहाँ पे कह दें। वर्किंग मैं कर देता हूँ, बाकी वर्किंग तो हो गई है, ज़बानी हो गई है। मुझे क्या चाहिए, 2000 यूनिट्स चाहिए, वो तो निकल आए, 2000 यूनिट्स तो निकल आए, बस कॉस्ट पर यूनिट मिल जाए कभी। लो ये भी निकली हुई है, 2,16,600, ये क्या है जी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि उसने नीचे कहा, एंड पे क्या कहा था कि कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किसी प्रोडक्ट का नहीं है, तो जो बनी वही बिकी। तो 2,16,216 मिलियन डिवाइडेड बाय 18,000 किलो करें तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती है? यही लिख दो फिर, यही बोलो, कॉस्ट सेविंग। ऊपर भी लिख सकते हैं, कॉस्ट सेविंग है तो ये रेलेवेंट इनकम होती है, कॉस्ट सेविंग इज रेलेवेंट, तो कॉस्ट सेविंग ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ वाई। इधर देखो, इधर देखो, देख लो एक दफा पहले देख लो, 12 ही होना है, 12 ही होना है, 12 समथिंग होगा, चलो ठीक है, लड़ाई उस पर लगी हुई है, कोई कह रहा है 12,000 है, क्या डिफरेंट भी होगा तो भी निकल है। पहले इधर देख लो, वर्किंग देखो जरा जी। अब सबसे पहले तो जो यूनिट्स कम बने वो निकालें, तो भाईजान 18,000 kgs बनने थे, ठीक है, और छोटी सी वर्किंग कर ही लेते हैं, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, निकी सारी वर्किंग कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाई विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग और टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाई, छोटी सी वर्किंग यहाँ कर लेते हैं। कहाँ करें, क्वेश्चन तो ये है असल में, यहाँ पे नेट रिजल्ट, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर दूँ, इजाज़त है। एक छोटी सी वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं बची है वहाँ पे। वर्किंग नंबर कौन से सवाल में वर्किंग चल रही है, 1 होगी, 1 2 कर लो, फिर पार्ट की अलग से वर्किंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जी। टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाई विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग कितना था, 18,000, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाई विद फर्दर प्रोसेसिंग, यानी अगर फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम, इसके लिए आपको 6250 प्लस यहाँ पे कर देना चाहिए, प्लस कितना था, 9750 जी, कितना 16,000, कोई 15 भी कह रहा है अभी, तो लें जी, कितना बन गया जी, 2000। ये 2000 kgs जो हैं ये क्या हैं जी, ये 2000 kgs ऑफ वाई नॉट प्रोड्यूस, वाई
नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, ऐसे ही है, ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। ये वहीं पे ब्रैकेट में भी हो सकता था वैसे, लेकिन चलो, ये बस एक पॉइंट था इस पूरे सवाल में, सिर्फ एक जो कंफ्यूज कर सकता। अब खुद देखो 10 में से कोई, तो पहले पार्ट के अंदर, पहला पार्ट थोड़ा टेक्निकल था, उसमें भी वाई का मसला था, लेकिन वो रेशो प्रोपोर्शन जिस भी तरह से करके पहुंच सकते थे बच्चे, सिंपल मैथमेटिक्स थी उसमें भी। यहाँ पे पूरे सवाल के अंदर सिर्फ ये एक पॉइंट है, बाकी सब कुछ तो आपके सामने है, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो ये 2000 kgs प्रोड्यूस नहीं हुए, और कॉस्ट पर यूनिट भी यहीं पे निकाल लें, वर्किंग 3 कर लेते हैं, चलो। कॉस्ट पर kg ऑफ y, ये आपने अभी बताया जी कितना, 216,000 डिवाइड बाय 18, तो ये कितना बना जी, 12,000 रुपीज़, 12,000 पर kg, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुझे चाहिए थी, 12,000 इंटू 2,000 जी, क्या बेटा, रुपीज़ 12,000 पर kg, ये वर्किंग 3 से आया, इंटू 2,000 kgs वर्किंग 2 से आ गया। अब ये 24,000 पॉजिटिव है, या उधर ले जाओ या यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब नेट रिजल्ट बता दो, $1,35,750। ये जी आ गया हमारा नेट रिजल्ट। और डिसीजन क्या दोगे आप, डिसीजन क्या है जी, रिक्वायरमेंट क्या थी, जरा फिर जरा पढ़ना ना, उस जुमला जरा वही आया, जरा अच्छा लगता है थोड़ा सा जी। TIL शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट जी, ठीक है, या यूँ लिख दो कि फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ Z इज एडवाइजेबल, ओके, क्योंकि नेट रिजल्ट हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इस एक पॉइंट के अलावा बाकी कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, आपके सामने ही है। अभी तक हमने 2 सवाल किए हैं, पहले का आंसर सेम है, अच्छा फॉर्मेट पे ना जाया करें वरना बंदा मारा ही जाता है। ये नहीं डिसीजन नहीं, आंसर भी सेम होता है, लेकिन आपको पता नहीं वो सेम कैसे होता है, मैं बता देता हूँ, बट मेहरबानी करना फिर बस छोड़ना इस बात को, आइंदा अपनी तरतीब पे सवाल करना है, ठीक है, कोशिश करनी है उसमें। ये 9750 विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग वाला आ गया, ये 6250 भी आ गया, ये फिगर्स वही हैं, हमने भी ये निकाली हैं, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, पार्ट बी के अंदर भाई जाने वाले सिर्फ ये देखते जाना, सिर्फ ये देखते जाना, 369750 उन्होंने लिखा है, और कंक्लूजन कहते हैं सिंस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जी वुड बी मोर देन द एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ दिस, टीएल शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट जी, ये उनका डिसीजन तो यही है। लेकिन आप कहोगे हमारा 135 आया है, आपने सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 369750 माइनस 234,000 करें ज़रा, यही आंसर बनता है, ठीक है ना। तो बेसिकली सिर्फ तरतीब सोचने की, देखने की, समझने की, ऑप्शन होता है ना जब, तो ऑप्शन के अंदर कोई मसला ऐसा नहीं होता है, बस आप मैच करना चाहें तो फिर चीज़ें फॉर्मेट उस तरह से मैच नहीं हो रहा होता, ठीक है, सही है जी। चलें जी, इस पार्ट को यहाँ क्लोज कर दें।